हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर 6th, 7th और 8th की एनसीईआरटी चल रही है। मैं आपको जो है हिस्ट्री का सेक्शन करवा रही हूँ। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमारी आज तक की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो ये है आज की हमारी क्लास 5th। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने आपको लाइन टू लाइन जो है एनसीईआरटी करवाई है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और ये स्पेशली जो हमारा वीडियो है सीटेट, आपको पता है कि सीटेट जो है जुलाई में होने वाला है, तो उसी को ये डेडिकेटेड है। देखिए, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, जब तक आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से रीड नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक है। ठीक है, मैंने बोल दिया है कि सीटेट जुलाई में जो है उसके लिए है। लेकिन अगर कहीं भी एसएसटी का सेक्शन आता है तो वहाँ पर 6 से 12 तक की आपको एनसीईआरटी तो टिप्स पे होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो है मैंने आपको करवाना है हड़प्पा संस्कृति के बारे में। मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में बताया था, देख लीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तभी मैं जो है कंटेंट की वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया है और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि सभ्यता के अंत का रहस्य, कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ, इसका रहस्य क्या है, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो क्या है कि कुछ विद्वानों का कहना है कि जो हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता में जो नदियाँ थी, वहाँ जो नदियाँ बहती थी वो सूख गई थी और क्या था कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए उसमें ईंधन की भी ज़रूरत पड़ती थी। और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों और चारगाहों और घास वाले जो मैदान हैं समाप्त हो गए थे। ठीक है, कोई कहता है कि वहाँ पर भूकंप आया था, कोई कहता है वहाँ पर नदियाँ सूख गई थी। ठीक है, बाढ़ आ गई थी। अब ये कह रहे कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए जो है पेड़ों को काटा गया। तो मतलब कि तरह तरह के जो विद्वान हैं उन्होंने तरह तरह के अपने ऑप्शन दिए हैं, लेकिन लास्ट में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि वहाँ पर आपकी नदियाँ सूख गई थी। ठीक है, यहाँ आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है कि जो नदियाँ हैं, सभ्यता के जो सभ्यता थी, इसके अंत कैसे हुआ कि नदियाँ जो है थी वो सूख चुकी थी और जंगलों का जो है विनाश हो गया था। ठीक है, तो जो ये कारण आपको दिए गए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये ऑथेंटिक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इतना जो है समझ आ गया होगा, तभी कह रही हूँ पहले की वीडियोस देख लीजिए, तभी आज की जो वीडियो आपको समझ आएगी, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो। आगे बढ़ते हैं हम। और देखिए, वही बात आ गई है कि कुछ इलाकों में आपकी बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखना का असर है वो कुछ ही इलाकों में हुआ है। हर इलाके में इस चीज़ को नहीं देखा गया है कि जहाँ बाढ़ आई है और नदियाँ आई हैं तो वो जो नगर है वो उजड़ गया है। ठीक है, ये तो रहस्य अब आज भी है। ठीक है, तो तरह तरह के विद्वान ने तरह तरह की बातें बताई हैं, आपको एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, एक आपका पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका फेयरनेस है वो क्या है। ये क्या है कि पत्थर और शंख जो होते हैं उसके प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते थे। जो वहाँ के पत्थर और शंख आपने ज़रूर देखा होगा, वाइट कलर का होता है। ज़्यादातर हम इनको अपने मंदिरों में रखते हैं। तो जो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे जो है वस्तुएं बनाई जाती थी। ये एक खास तरह का जो प्रथा था कि इसको किस किस तरीके से जो है बनाया जाता था। ये तो ये आपको जो ये नाम दिए हुए हैं, ये किस किन का मिश्रण से बनाया जाता था, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद उन वस्तुओं पर आपको चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के जो रंग प्राय जो थे बिल्कुल हल्के जो है समुद्री हरे होते थे। ठीक है, हल्के हल्के कलर के होते थे, ये ज़्यादा इनमें डार्कनेस नहीं होती थी फेयरनेस में। ठीक है, फेयरनेस तो क्या होगा, अब इसको चीज़ को याद आप कैसे कर सकते हैं कि हाँ भाई कि कोई हमने क्रीम लगा दी तो उससे हम गोरे हो गए, लेकिन इसमें कि इसमें डार्कनेस नहीं दिखेगी, आपको हल्का हल्का कलर ही देखने को मिलेगा। और उस पर क्या था कि आपको बालू या स्फटिक जो पत्थर होते थे उनके मिश्रण के, उसके चूर्ण को गोंद में, जी आपको गोंद पता होगा,
होगा उसमें मिला दिया जाता था और उसे क्या करती थी कि किसी भी प्रकार की आप जो है आकृति बना सकते थे, वस्तुएं बना सकते थे। ठीक है, तो ये काम किसका होता था? फेयरनेस का होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऋग्वेद की। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है ऋग्वेद है। हड़प्पा संस्कृति जो है आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हुआ, इसके बाद जो है आपकी +1 +2 में जाकर जो है ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो जाती है। हड़प्पा संस्कृति की जो डीप है वो आगे बढ़ जाती है। चलिए ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं और इसमें से आपके क्वेश्चन आए हैं सीटेट में। तो ऋग्वेद क्या है? आप सबको पता है कि हमारे 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ठीक है, जिसकी रचनाएं जो हैं लगभग कब हुई हैं? 3500 साल पहले हुई हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेद की रचनाएं जो हैं कब हुई हैं? तो 3500 साल पहले हुई हैं। इसमें और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको कि इसमें 1000 से जो है प्रार्थनाएं हैं। अब प्रार्थनाओं को कुछ कहा जाएगा, उनको कुछ कि मतलब कह सकते हैं ना कि अब 1000 से अगर प्रार्थनाएं हैं तो उनका कहीं ना कहीं तो मतलब कि कॉम्बिनेशन होगा ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो उस चीज़ को बांधे रखेगी। तो सूक्त उसको कहा गया। इन प्रार्थनाओं को, इन 1000 प्रार्थनाओं का जहाँ कहीं भी संग्रह आपको देखने को मिलता है तो इन संग्रह को क्या कहा गया? इनको सूक्त कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि 1000 से जो प्रार्थनाएं हैं आपकी ऋग्वेद में, उनका जो संग्रह है उनको क्या कहा जाता है? उनको सूक्त कहा गया है। ठीक है, और ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं वो आपकी पुरुषों ने लिखी थी और जो कुछ प्रार्थनाएं हैं वो आपकी महिलाओं ने लिखी थी। ठीक है, अब सूक्त क्या होता है? मैंने आपको बोला कि 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं जहाँ पर हो उनको सूक्त कहा जाता है। अब सूक्त का अर्थ क्या है? तो सूक्त का अर्थ होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। अब जो हमारी भाषा है ऋग्वेद की वो कौन सी है? क्वेश्चन आ सकता है। तो जो भाषा है वो है प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। देखिए आपका दिसंबर 2018 में सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है और सितंबर 2014 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो उसकी भाषा है प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ठीक है, ऋग्वेद का क्या था कि ऋग्वेद का सिर्फ और सिर्फ हम उच्चारण कर सकते थे, उसको कहीं हम लिख नहीं सकते थे। ठीक है, इसका सिर्फ उच्चारण किया जाता था और सुना जाता था, श्रवण किया जाता था और ना ही इसको पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार जो था लिखा गया था। इसे छापने का काम जो है मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद को छापने का काम जो है कब स्टार्ट हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो आज से 200 साल पहले जो है शुरू हुआ था। आपकी जो है सीटेट जुलाई 2013 में क्वेश्चन आया है कि जो ऋग्वेद है उसमें अग्नि को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में अग्नि को कहा गया है गॉड ऑफ फायर। और इंदिरा, जिसको इंद्र भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ए वॉरियर ऑफ गॉड, ए वॉरियर ऑफ गॉड। ये किसे कहा गया है? ये कहा गया है आपके इंद्र देवता को। और सोम क्या था आपका? ये एक पेय प्रथा था जिसके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। तो ये तीनों आपके कौन थे? ये तीनों आपके देवता थे। ठीक है, तो चलिए ऋग्वेद के बारे में सिर्फ इतना ही है। हम आगे बढ़ते हैं, महापाषाण को पढ़ लेते हैं। आपको पता है हम पाषाण वर्ग पढ़ रहे थे। देखिए जैसे आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, इंपॉर्टेंट यही है आपका। ठीक है, तो महापाषाण क्या है? महापाषाण है आपका शिलाखंड महापाषाण। महा मतलब क्या? महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब क्या? पत्थर। ये इन नामों से जाने जाते थे। शिलाखंड महापाषाण के नाम से भी जो है ये जाने जाते थे। ये कहाँ पे थे? ये पत्थर आपको दफन करने की जगह मिलते थे। दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। और महापाषाण जो कब्रें बनाने की, अब कहीं पर किसी व्यक्ति को अगर आप दफन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर कब्र ही बनेगी। तो महापाषाण कब्र बनाने की जो प्रथा है वो आज से 3000 साल पहले शुरू हुई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दफन करने की जो जगह है, महापाषाण कब्रें बनी हैं, इसकी जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है? वो हुई है आपकी 3000 साल पहले। और जो ये प्रथा है ये कहाँ कहाँ पर है? इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रथा है आपकी दक्कन में है, दक्षिण भारत में है, उत्तर पूर्वी भारत में है और कश्मीर में ही प्रचलित थी। आपके लिए 4 जगह हैं। कौन कौन सी हैं? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ही प्रचलित थी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस अगली वीडियो में मैं आपको जनपद करवाऊंगी, महाजनपद करवाऊंगी।
ठीक है, कृषि में परिवर्तन और मगध। इस तरह जो है हमारी अगली क्लास रहेगी, क्लास 6 रहेगी, और उसके बाद जो अगली क्लास में आपको बुद्ध की कहानी मैं जो है स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, चलिए वीडियो के एंड तक बने रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आपका काम क्या बनता है, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं आपको CDP की MCQs भी करवा रही हूँ। कहीं अगर आपने बेल को प्रेस नहीं किया तो ये वाली वीडियो मिस हो जाएगी, नहीं तो वो वाली वीडियो मिस हो जाएगी। ठीक है, तभी कहती हूँ कि बेल को प्रेस कर लेना। ठीक है, मैक्सिमम शेयर करना। देखिए लाइन टू लाइन मैं आपको करवाऊंगी। थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तभी मैंने कंटेंट जो है नहीं डाला, लेकिन अब मेरी तबीयत ओके है, आप सबको पता होगा। तो मैंने बताया भी था कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन अब जो है आपकी रेगुलर बेसिस पर कंटेंट वाली वीडियो भी रहेगी। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 6th, 7th और 8th की NCERT मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है, अब हिस्ट्री में हम बुद्ध की कहानी तक जो है अब हम ये कल करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।